मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोता महाविद्यालय राजगढ़। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों हेतु मेरे द्वारा पूर्व में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक के ऊपर 4 वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिनके अंतर्गत हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण कर 3 श्रेणियों में वर्गीकरण कर पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सिक्के और मोहरों के ऊपर वो चर्चा कर चुके थे। तत्पश्चात हम जो चौथा वीडियो था उसमें हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखों के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे। अभिलेखों के अंतर्गत हम मौर्य सम्राट अशोक तक के अभिलेखों के ऊपर वो चर्चा कर चुके थे। मौर्य सम्राट अशोक के पश्चातवर्ती शासकों द्वारा जो अभिलेख भारत में जारी किए गए थे, उन अभिलेखों के ऊपर वो हम आज चर्चा करेंगे। किस प्रकार से वो भारतीय इतिहास का निर्माण करने, प्राचीन भारत का इतिहास और कालक्रम निर्धारण करने में वो अभिलेख सहायक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मौर्य सम्राट अशोक के बाद, या ऐसा कह सकते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक के जो परवर्ती शासक थे, उनके द्वारा जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए, उनके अंतर्गत आज हम कुछ ऐसे अभिलेखों पर चर्चा करेंगे जो भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास निर्माण में, साथ ही साथ कालक्रम निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, जिनके अंतर्गत हम सबसे पहले कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख पर चर्चा करेंगे। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, कलिंग नरेश खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के निकट स्थित है। इस अभिलेख पर कोई तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात यह अभिलेख तिथि रहित है, इसके ऊपर कोई तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। यह लिपि, यह जो कलिंग नरेश खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भारत का पहला अभिलेख माना जाता है जिसका प्रारंभ जैन मंत्र से हुआ है। इस अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों और उसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा मगध पर विजय प्राप्त करने तथा खारवेल से लगभग 300 वर्ष पूर्व मगध सम्राट नंद के कलिंग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार करने, तत्पश्चात यहाँ पर एक नहर का निर्माण करने और वापस लौटते समय उसके द्वारा जिन मूर्तियाँ हैं वो ले जाने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल के है वो जैन धर्म का अनुयायी होने की भी पुष्टि होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है वह है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, जिसे जूनागढ़ प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। दक्षिणी गुजरात में गिरनार पर्वत पर स्थित है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह भारत का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, या ऐसा कह सकते हैं कि भारत का संस्कृत में लिखित पहला अभिलेख है वो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख माना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखित भारत का प्रथम या प्राचीनतम अभिलेख है। इसके ऊपर जो तिथि है वो शक संवत में उल्लेखित है। जूनागढ़ प्रशस्ति पर जो तिथि है वो 72 शक संवत उल्लेखित है, चूँकि शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगर ईस्वी सन में हम इसका कालक्रम निर्धारण करें तो 72 + 78 यानी 150 ईस्वी। चूँकि रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल भी 130 से 150 ईस्वी माना जाता है, उसी के शासनकाल में 150 ईस्वी में इस जूनागढ़ प्रशस्ति की स्थापना की गई थी। जूनागढ़ प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया गया था। यह प्रशस्ति उसी शिलापट पर, उसी शिलाखंड पर उत्कीर्ण की गई है
जिसके ऊपर मौर्य सम्राट अशोक के 14 वृहद लेख मिलते हैं। यानी यह जो प्रशस्ति है संस्कृत भाषा में जो रुद्रदामन प्रथम द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई थी, उसी शिलाखंड पर उत्कीर्ण है जिस पर मौर्य सम्राट अशोक के प्राकृत भाषा में 14 वृहद लेख लिखवाए गए थे। इसी जूनागढ़ प्रशस्ति से पता चलता है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के समय उसके सौराष्ट्र प्रांत के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा गुजरात के, या कह सकते हैं कि सौराष्ट्र का जो गिरनार पर्वत है उसके ऊपर है वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाए जाने का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त के पश्चात उसके पौत्र मौर्य सम्राट अशोक के समय यहाँ यानी सौराष्ट्र का जो प्रांतीय प्रशासक था वो एक विदेशी यानी यूनानी था जिसका नाम तुषास्प मिलता है। तुषास्प के द्वारा इस झील की मरम्मत करवाए जाने और इसका विस्तार करवाए जाने का उल्लेख मिलता है। तत्पश्चात प्रथम शताब्दी ईस्वी में शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम द्वारा इस झील का पुनर्निर्माण करवाए जाने, क्योंकि अत्यधिक वर्षा के कारण इस झील की पाल और जो किनारे थे जो पाल थी वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी कारण रुद्रदामन प्रथम के समय यहाँ का जो प्रशासक था गिरनार का सुविशाख के द्वारा इस झील की है वो पुनर्निर्माण करवाया गया तथा इसका विस्तार करवाया गया। रुद्रदामन प्रथम द्वारा ही इसी दौरान यहाँ पर है वो इस अभिलेख को है वो उत्कीर्ण करवाया गया था। तत्पश्चात इसी शिलाखंड पर नीचे स्कंदगुप्त की प्रशस्ति भी मिलती है, जिससे पता चलता है कि गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त जिसने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया था उसके द्वारा भी इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत का जो प्रांतपति था वो पर्णदत्त था। पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा इस सुदर्शन झील की मरम्मत करवाए जाने और इसके किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा यह भारत का पहला अभिलेख माना जाता है जिसमें कृषि के प्रति है वो चिंता व्यक्त की गई है, यानी कृषि से संबंधित पहला अभिलेख माना जाता है ये भारतीय इतिहास में। इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रुद्रदामन के जूनागढ़ प्रशस्ति के बाद अगला जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त जो कि भारत का नेपोलियन और गुप्त वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसने 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया था। उसके द्वारा मौर्य सम्राट उसका समुद्रगुप्त का जो महासंधि विग्राहक और दरबारी कवि हरिशेन था उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जिससे हमें समुद्रगुप्त की विधियों और उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रशस्ति मौर्य सम्राट अशोक के प्रयाग कौशाम्बी स्थित स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाई गई है। यानी मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जो स्तंभ खड़ा करवाया गया था प्रयाग में, उसी स्तंभ के ऊपर इस प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया गया, जिससे हमें समुद्रगुप्त की विधियों उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह संस्कृत भाषा में यानी यह जो प्रशस्ति है वो गद्य और पद्य मिश्रित भाषा में, गद्य और पद्य मिश्रित संस्कृत भाषा में है वो इसको उत्कीर्ण करवाया गया। गद्य पद्य मिश्रित होने के कारण इस शैली को चंपू शैली भी कहा जाता है। और इस प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के महासंधि विग्राहक और दरबारी विद्वान हरिशेन द्वारा की गई थी। इसी प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की भारत विजय के बारे में है वो जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जो अगला अभिलेख है वह है उदयगिरी का शैव गुहालेख। उदयगिरी का जो शैव गुहालेख है वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उदयगिरी की जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं उनमें जो लगभग 20 गुफाएं स्थित हैं, उसमें जो दूसरी गुफा है उस दूसरी गुफा में जिसे उदयगिरी का द्वितीय गुहालेख के नाम से भी जानते हैं, उस गुफा में उत्कीर्ण करवाया गया है।
यह लेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसने 380 से लेकर 412 ईस्वी तक शासन किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जो उसकी उपाधि थी, उसके महासंधि विग्राहक शैव वीरसेन द्वारा इस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया गया था। इस अभिलेख में है वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है। शैव वीरसेन भगवान शिव का है वो अनन्य उपासक होने के कारण, अनन्य आस्था रखने के कारण उसके द्वारा इस गुफा का निर्माण करवाकर इसमें यह लेख उत्कीर्ण करवाकर लगवाया गया था। अगली जो प्रशस्ति है या जो अगला जो अभिलेख है वो है मंदसौर प्रशस्ति। मंदसौर प्रशस्ति जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके ऊपर जो तिथि उल्लेखित है वो 529 ईस्वी। इस अभिलेख से मंदसौर प्रशस्ति से पता चलता है कि लाट प्रदेश, जिसे वर्तमान में गुजरात के नाम से जानते हैं, लाट प्रदेश यानी गुजरात से आने वाली पट्टवाप की श्रेणी यानी रेशम बुनकरों का एक जो व्यापारियों का जो संगठन था, उसके द्वारा 436 ईस्वी में यानी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में दशपुर यानी आधुनिक मंदसौर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। यानी गुजरात से एक रेशम बुनकरों के व्यापारिक संगठन जो कि मंदसौर दशपुर आया था, उसके द्वारा, उस व्यापारिक संगठन द्वारा 436 ईस्वी में कुमारगुप्त के समय मंदसौर में इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाकर वहाँ पर यह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई। इसी प्रशस्ति से पता चलता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्वार है वो 472 ईस्वी में है वो करवाया गया था। इस प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाने की जो तिथि है वो 529 ईस्वी। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है एरण अभिलेख। एरण है वो मध्य प्रदेश, एरण जो अभिलेख है वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी के किनारे है वो एक मंदिर में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसके ऊपर जो तिथि है वो 510 ईस्वी उत्कीर्ण है इस अभिलेख के ऊपर। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस अभिलेख से हमें यह जो अभिलेख है एरण अभिलेख, भारतीय इतिहास में जो सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख है वो इसी एरण अभिलेख में मिलता है। यानी सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें एरण अभिलेख में ही प्राप्त होता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि परवर्ती जो गुप्त शासक था भानुगुप्त, उसका सेनापति गोपराज है वो युद्ध में मारा गया था, और उसके मारे जाने के बाद यानी गोपराज के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी के द्वारा सती होने का उल्लेख इसी अभिलेख में प्राप्त होता है। अर्थात भारतीय इतिहास में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरण अभिलेख में ही मिलता है। उसके बाद अगला जो अभिलेख है ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति है वो दक्षिणी भारत में नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसकी रचना है वो रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। रवि कीर्ति जो कि बादामी या वातापी के चालुक्य सम्राट पुलिकेशिन द्वितीय का दरबारी विद्वान था, उसके द्वारा इस प्रशस्ति की रचना की गई थी। इस प्रशस्ति से सम्राट बादामी और या कह सकते हैं वातापी का जो चालुक्य सम्राट था पुलिकेशिन द्वितीय, उसके द्वारा उसकी उपलब्धियों और उसकी विजयों की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उसके द्वारा उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को पराजित करने का उल्लेख भी मिलता है। नर्मदा नदी के तट पर उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को पराजित करने का उल्लेख भी इसी प्रशस्ति से वो ज्ञात होता है। इसके अलावा जो मंदसौर प्रशस्ति थी उसका रचयिता है वो वत्स भट्टी था, जो मैं बताना भूल गया। वत्स भट्टी द्वारा उस प्रशस्ति की रचना की गई थी। तो ये भारतीय इतिहास में ये कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो एक प्रकार से भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विशेष महत्व रखते हैं, जिनके ऊपर हमने चर्चा की। पुरातात्विक स्रोतों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम सिक्कों पर अध्ययन कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद मोहरों पर, और तीसरा टॉपिक था हमारा अभिलेख। अभिलेखों पर भी हम वो चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे
कलात्मक साक्ष्यों के ऊपर या कलात्मक स्रोतों के ऊपर, यानी कला से संबंधित कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो मृद भांड हो या विभिन्न प्रकार के पाषाण उपकरण हो या चाहे धात्विक उपकरण हो या कोई अन्य वस्तुएं हो या भग्नावशेष हो, स्मारक हो या चित्रकला के साक्ष्य हो, जिनसे हमें मूर्ति कला, चित्रकला से संबंधित यानी मूर्ति हो या चित्र हो, जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो वे भी एक प्रकार से भारतीय इतिहास के वो स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। कला से संबंधित जो साक्ष्य हैं या स्रोत हैं, उनके ऊपर हम अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।